बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, लाहौर में बहुत हलचल मच गई है क्योंकि जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने कल जो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन लिया है। सारे जो इदारे थे नाज़रीन, ये जो कंस्ट्रक्शन आपको पता है ये जो चल रही है दाता दरबार के पास, ठीक है, वहाँ पे जो ज़िम्मेदार इदारे थे ना, उनके तमाम जो लोग थे उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंग की। बड़ा आला सतह का ये इजलास हुआ नाज़रीन, और उसमें उन्होंने बड़ा गुस्सा किया। उन्होंने ये कहा कि ये जो वाक़या नहीं हुआ था जिसमें जो गटर में बच्ची गिर के जिसका इंतकाल हो गया, जिसकी डेथ हो गई, ओह माय गॉड, उस पर उन्होंने कहा कि ये एक वाक़या ऐसा है जैसे कत्ल है, ये किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कमिश्नर लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर वासा LDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस, और जो दूसरी हमारी जितनी भी पुलिस है ना, उसको बराबर का ज़िम्मेदार दिया है। उनका कहना था कि हर सतह पर मुजरमाना जो है ना वो ये एक्ट काम हुआ है। 10 डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं और जवाब इन डिपार्टमेंट्स में से किसी के पास नहीं है। आधा दर्जन इंचार्ज हैं, ठीक है, मगर जब ये वाक़या पेश आया तो वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर, ठीक है, DG LDA और असिस्टेंट कमिश्नर को सज़ा मिलनी चाहिए। जिस जगह जो ये सिचुएशंस हुई जब वो खातून गिरी, ठीक है, वहाँ पर कोई लाइटिंग ही नहीं थी, रोशनी का कोई इंतज़ाम किया हुआ ही नहीं था कि वहाँ पर अंधेरे में किसी को नहीं पता था कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या जगह है, कैसी चीज़ है। और प्लस वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वहाँ पर पार्किंग बनी हुई थी प्रॉपर, आपको पता है। उस पार्किंग के जो लोग थे जो वहाँ पे सारे, वो पैसे लेते रहे। तो इस पर उन्होंने कहा कि किसी को पता ही नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस कहाँ पर है, महकमे किधर है, यहाँ पर कोई पार्किंग बनाकर पैसे ले रहा है, चीज़ें कर रहा है, उसके बावजूद नोबडी नोज़ यहाँ पे क्या है। उन्होंने ये कहा मरीम नवाज़ साहिबा ने कि जो टीपा है ना, उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो सेफ्टी इंचार्ज हैं, जो आवास के जितने भी जो इंचार्ज और ज़िम्मेदार हैं, उनको उन्होंने नौकरी से फ़ारिग कर दिया और ये हिदायत दी है कि आइंदा इन्हें दोबारा नौकरी ना मिलने पाए। वेरी नाइस, गुड एक्ट। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, उससे 1 करोड़ रुपए लेकर जो मुतासरा ख़ानदान है उनको देने चाहिए। उनका कहना था कि जो हमें मिस गाइड किया गया, जो मिस इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि कोई गिरा ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। आपको पता है रात को तो सारे लोग काम बंद करके चले गए थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे किया था। इवन जो मुतासरा ख़ानदान लोग थे, जो उनकी बेटी थी ना, उनका जो खुद हस्बैंड था, वो जब थाने गया ये रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, तो उसको भी उस वक्त वहाँ पे बिठा लिया गया। उसको ये शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारे अपनी बीवी के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो शायद तुमने कुछ किया है। वो शिकायत दर्ज कराने गया, उल्टा आप उसके ऊपर पर्चे करवाने की साजिशें कर रहे हैं। हाँ, अब अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए ना नाज़रीन, तो बहुत सारे लोग जो हैं, ये बात सुनने वाली है कि बहुत से लोग अभी भी सोशल मीडिया पे मरीम नवाज़ जी को बहुत बुरा कह रहे हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जो बाकी दूसरी और पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, इसमें बुराई नहीं है। अपनी अपनी फेवरेट पार्टीज़ हो सकती हैं आपकी, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि देखें अगर कोई पार्टी कोई ऐसी चीज़ पे एक्शन ले रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, हम इसी चीज़ को तो रोते आ रहे थे, इसी चीज़ को तो पिट रहे हैं हम, अगर कोई इस तरीके से एक्शन ले रहा है और कोई आके इस तरह से काम कर रहा है, तो उसके उस काविश को, उसके उस काम को जो है ना अप्रिशिएट करना ज़रूर बनता है। मगर हम क्या करते हैं, हम अपने पार्टियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम तो फलानी पार्टी के सपोर्टर हैं, हम तो सिर्फ इसको ही सपोर्ट करेंगे। हम करेंगे, सपोर्ट करें, मना नहीं है, मगर किसी अच्छे कॉज को, किसी अच्छी चीज़ को सपोर्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मैं अपने आप को यहाँ पे इंक्लूड करूँगी। मुझे लोग बार बार नीचे इस बात पे लिख देंगे कि फ़िज़ा बिक गई है। मैं कोई नहीं बिकी, मैं अपनी जिस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, मुझे फ्रीडम है, मैं अपनी उस पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ। मगर अगर मरीम अच्छा काम कर रही हैं, तो अगर मैं उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ तो मैं हमेशा करूँगी।
आज से पहले इस तरीके से हाई लेवल अफसरान को कभी भी नौकरियों से फारिग नहीं किया गया, बल्कि उनको गिरफ्तार कराने का भी हुक्म दे दिया है। भाई ये हलचल तो हुई है ना, एटलीस्ट इसको तो अप्रिशिएट करें ना। मगर हम सिर्फ अपने पार्टी के चक्कर में ना कि नहीं हमने तो उस पार्टी के सपोर्टर हैं, हम कैसे इस पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं। मैंने अपनी मिसाल आपके सामने रखी है, आप देख लें। मगर उसके बावजूद अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हमने किसी की नेकी, किसी के अच्छे काम को अप्रिशिएट करना ही कोई नहीं है, तो फिर तो हम मुनाफिकीन में हैं, फिर हम इंसान तो नहीं है यार। एटलीस्ट आप देखें कम से कम लोगों को सज़ा तो मिलेगी। आज से पहले कब कहाँ किसी इदारे में जाके इतने बड़े बड़े जो लोग हैं उनको किस तरीके से कभी किसी ने पकड़ा, कभी ऐसे उनको सज़ाएं मिली, कभी कहा गया कि उनको जॉब नहीं देनी, कहीं पकड़ा जा रहा है यार। ठीक है, कम से कम मरियम ने महसूस तो किया। आप ये देखें, एक दर्द को महसूस किया उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर अगर किसी आला अफसर की बीवी या बेटी होती तो पूरी की पूरी मशीनरी जो है ना सरकारी वो हिल के रह जाती। शी इज़ राइट। लेकिन देख लें, एक जो गरीब आदमी था, जो आम आदमी था, अगर उसके साथ ये सानिया हुआ तो आज पूरी मशीनरी को उसने भी हिला के रख दिया। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अल्लाह ताला उन फैमिलीज़ को सब्र दे जिनकी ये वाइफ और जिनकी बेटी अभी सफ़र कर रही है। ठीक है, मगर गुड जॉब मरियम नवाज़, कीप इट अप, यू लाइक इट अ लॉट, आई वांट टू थैंक यू ऑल्सो। एक ब्रेक लेंगे इसी बात। वेलकम बैक यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा नाज़रीन। हमारे पास जो मेहमान है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, कीनिया से हैं और इनकी जो 4th जनरेशन है वो आज हमारे पास यहाँ पे मदू हुई है। पाकिस्तान पहली मरतबा आए हैं। हमारे पास एक डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर अशरफ नियाज़ी साहब, तो उन्होंने हमें इनके बारे में बताया और हमें रेकमेंड किया कि ये बहुत डिफरेंट किस्म के लोग हैं। है तो डॉक्टर्स लाइक एक जो है ENT स्पेशलिस्ट भी हैं, एक जनरल फिजिशियन है, मगर उसके बावजूद सिंगर्स भी हैं और इनकी मौसीकी जो है पाकिस्तान में लोग बहुत पसंद करें। उर्दू, पंजाबी सब कुछ बोलते हैं यार, वेरी नाइस। ये मुझे देखना है कि लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, रिहाइश पजीर नहीं है, उसके बावजूद वहाँ रह के कीनिया में पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत लैंग्वेज को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, अपने कल्चर के हिसाब से वैसे ही जी रहे हैं, रह रहे। तो बात करते हैं, हमारे पास मौजूद है सबसे पहले डॉक्टर मुजाहिदीन साहब हैं। ठीक है, और ये भी जो है अपनी बहन को आज साथ लेकर आए। ये जो है ये है ENT स्पेशलिस्ट, आप ENT स्पेशलिस्ट हैं राइट? जी। ठीक है, और उन्हीं के साथ उनकी बहन है फिरदौस साहिबा जी, और वो जो है वो जर्नल फिजिशियन भी है और सिंगर भी है, दोनों सिंगर हैं भाई। बड़ा मज़े का कॉम्बो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत आप लोग की? वेरी गुड। सुने कितनी खूबसूरत है, गुड़िया जैसी है। ओह थैंक यू। नहीं, जब आप आई आपने मेरा सीन तो देख लिया, मेरे पास कितने लोग खड़े हुए थे और मैं सबको कहती एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। आई वाज सो इम्प्रेस्ड टू सी यू, व्हाट अट्रैक्शन, माशाल्लाह। तो ये बताइए, कीनिया में आप लोग रहते हैं, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, उर्दू भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, तो मेरे साथ ज़रा बोले ना। हम ज़रूर बोलेंगे। हम ओरिजिनली तो है ही पाकिस्तान से, ओरिजिनली आप लोग पहली मतलब पाकिस्तान आए फ्यू इयर्स अगो, लेकिन हमारे घर का जो माहौल है वो था और है वो ज़्यादातर हमारा ट्रेडिशनल यानी कि तहजीब और सकाफ़त जो हमारी है वो वैसी जैसे। से आप लोग? जी, हम ओरिजिनली सियालकोट से हैं। अच्छा, सियालकोट से आप लोग? तो हमारे नाना थे जो कि अपने बचपन में ईस्ट अफ्रीका, तब वो ईस्ट अफ्रीका कहलाता था, तो वहाँ आगे थे एज अ वर्कर। ही वाज मैकेनिक ऑफ ट्रेन्स। अच्छा। तो फिर वहीं वो रह गए। मेरी माँ की पैदाइश नैरोबी में हुई 1929 में। अब खैर वो हमारे साथ नहीं है। स्पीकिंग हूँ, मेरे से उर्दू बोल रहे हैं आप? नहीं। और हम खुशकिस्मती ये थी कि हमारा कुछ स्कूल थे जिनमें उर्दू पढ़ाई जाती थी, तो हमने थोड़ी बहुत वहाँ से सीखी। कीनिया में भी? हाँ जी। वाह, इम्प्रेसिव। मगर आप मुझे बताएं, आप भी पहली मतलब पाकिस्तान आई हैं? जी, मैं मुजाहिद हैज़ बीन हियर बिफोर, लेकिन मेरी पहली मरतबा है। बिल्कुल पहली मरतबा। जी। तो सुनिए, आप यहाँ पर आके कैसा फील कर रही हैं? अपना फील कर रही हैं? वंडरफुल, बहुत अपनापन, और वो मुझे लगता है वो एक कशिश जो थी
वो अब मटीरियलाइज हुई है, तो इट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा, जी। आप लोग कितने भाई बहन हैं टोटल? वी आर 4 sisters and 1 brother। तो बाकी बहनें क्यों नहीं लेकर आई हैं? अब आपसे लड़ नहीं रही होंगी वो? कोई कह रहा होगा मेरे लिए वहाँ से शॉल लेके आना, कोई कह रहा होगा पश्मीना लेके आना, किसी ने आपसे खुशा मंगाया होगा, किसी ने कोलापूरी मांगी होगी, जी। है ना, किसी ने कहा होगा फलानी जगह की मिठाई लेकर आना। एग्जैक्टली, सौगातें तो हम ऑफ कोर्स लेके जाएंगे। तो बड़ी 2 बहनें जो हैं वो इनफैक्ट दे हैव स्टडीड हियर इन किनेड कॉलेज, या दे केम टू पाकिस्तान टू स्टडी। तो वो अपने घरों में बिजी हैं। जो आबदा हैं वो हमारे ये जो ग्रुप है हमारा, इसका नाम है फिरोज़, हमारा जो म्यूजिकल ग्रुप है। फिरोज़ है नाम ग्रुप का। तो वो जो आबदा है वो नहीं आ सकी केनिया से, कुछ उनके शी इज इन द ग्रुप, शी इज आल्सो अ वेरी गुड सिंगर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट मेक इट। गिव माय लव टू हर। मुझे एक बात बताएं, मरीजों का इलाज जो है वो आप अपने सुरों से करती हैं या दवाइयों से? बस आई थिंक वो कहते हैं मिलावट करके, या सुर भी और दवा भी। दवा भी। मुझे लगता है भैरवी राग से लोगों को ठीक कर देते होंगे। किसी को आवाज नहीं आती होगी तो आप कहते होंगे जाग दर्द इश्क जाग। अच्छी बात, अच्छी बात। तो कुछ हो जाए जरा जी, कुछ हो जाए। मैं तो इंतजार में सुनने के लिए। क्या कहते हैं जी? आई थिंक मुजाहिद का पहले है ना, पछताइयाँ। आप लोगों का पछताइयाँ अगर हमें, आई थिंक मुजाहिद का पहले गजल है। गजल मुजाहिद की गजल। तो वो क्यों करेंगे? क्यों जी? हाँ जी, चले जी। ओह नहीं, ओह इट्स माइन। पछताइयों में अखियाँ तेरे नाल लाके, पछताइयों में अखियाँ तेरे नाल लाके, कि तू खट्टे आई सजना ना तड़पा के, कि तू खट्टे आई सजना ना तड़पा के, पछताइयों में अखियाँ तेरे नाल लाके, पछताइयों में अखियाँ तेरे नाल लाके। मैं ते सिखियां सा तेरे कोलों प्यार दिया गल्लां, मैं ते सिखियां सा तेरे कोलों प्यार दिया गल्लां, तन मन वे गवाया हुण हथ पई मल्ला, तन मन वे गवाया हुण हथ पई मल्ला, किथे टुर के रंग ले सपने वखा के, पछताइयाँ में अखियाँ तेरे नाल लाके, पछताइयाँ में अखियाँ तेरे नाल लाके। पहले कर दी सचा हुण तक नहीं आरा, पहले कर दी सचा हुण तक नहीं आरा, किथे टुर गया पैड़िया आवी जा, किथे टुर गया पैड़िया आवी जा, कली छड़ के प्यार वाले रोग लगा के, पछताइयों में अखियाँ तेरे नाल लाके, पछताइयों में अखियाँ तेरे नाल लाके। जी कर दे विछोड़िया नो दिली में लावा, जी कर दे विछोड़िया नो दिली में लावा, दुख रोड़ दिया सारे फिकरां नू भुला
रखा कोई कोई यादानू सीने नाल लाके पछताइया मैं अखियां तेरे नाल लाके पछताइया मैं अखियां तेरे नाल लाके की तू खटे आई सजना। वेलकम बैक यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा नाज़रीन। कितने मज़े के मेहमान। मैं ब्रेक में भी अभी इनसे बातें कर रही थी। हमारे पास जो डॉक्टर आते हैं ना, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, ठीक है, वो बड़े हैं जॉली से ऑलरेडी। हम भी उनके साथ बड़ा मज़ा करते हैं, मगर मैंने भी उनकी किस्से पूछे। मैंने कहा आपकी कैसे मुलाकात है, आप लोग कैसे जानते हैं उनको, क्योंकि आप लोग के बारे में उन्होंने हमें रेकमेंड भी किया था। तो मुझे बताइए कि क्या सिलसिला है, कब से जानते हैं आप? जी, दिस इज़ लाइक गोइंग बैक मे बी 30+ years। ओके जी, क्योंकि जब तब हम स्टूडेंट्स थे मेडिकल स्कूल में, तो मेडिकल स्कूल वाज इन रशिया। अच्छा, रहते आप कीनिया में पढ़ने, आप उधर गई जी थी? जी, मुझे भी स्कॉलरशिप मिली थी, तो वहाँ पे मैं मॉस्को में हम मिले। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा थर्ड वर्ल्ड कंट्री से थे स्टूडेंट्स, तो उनमें से ही पाकिस्तान का भी ग्रुप था। तो वहाँ आई मैट डॉक्टर अशरफ निज़ामी एंड दूसरे जो बहुत हमारे करीबी दोस्त हैं, उनका नाम है डॉक्टर खुशनूद अली बाज़। जी, निज़ामी साहब तो अभी लाहौर में यहाँ हैं, तो डॉक्टर खुशनूद इज़ इन पेशावर। तो दोनों ने, वो केन्या भी आ चुके हैं, तो उन्होंने इसरार किया कि आप लोग प्लीज़ पाकिस्तान ज़रूर चक्कर लगाएं एंड यू मस्ट कम एंड यू मस्ट परफॉर्म, यू नो, क्योंकि पंजाबी, उर्दू, यू नो, दे लव्ड our songs। तो मेरी बात सुने, आप नानी दादी भी बन गई हैं? जी बिल्कुल, मेरी बेटी की शादी हुई है, सो उसके 2 बच्चे हैं, मैं नानी साहिबा हूँ। इतनी जल्दी आप नानी दादी बन के आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं? जल्दी तो नहीं है, हम नाउ वी आर क्वाइट एज्ड। नानी दादी वाली एज नहीं थी, बहुत जल्दी नानी दादी क्लियर सीन। और अब आप देखें ना, अपने बैंड, अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं, जी जी, वो तो शौक है हमारा, इट्स आवर पैशन। आपका उस्ताद कौन है? ये है मेरे भाई, क्योंकि ये खुद माहिर, मैं कह सकती हूँ कि ये माहिर हो चुके हैं। ये उर्दू में भी शायरी खुद लिखते हैं, या ही कंपोजेस म्यूजिक। ये जो हम गाते हैं, ये इन्हीं की है कंपोजिशन। ये किसी का लिखा हुआ, किसी का गाया हुआ नहीं गाते आप लोग, अपना लिखा? वो कुछ सालों से हमने छोड़ दिया। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो ग्रुप है, हम जो परफॉर्मेंसेस बाहर करें, तो हम अपने ही ओरिजिनल लिखे हुए, कंपोज किए हुए हम खुद ही गाते हैं, और लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इट्स स्लाइटली डिफरेंट, कि डायमेंशन डिफरेंट होती है। कि ठीक है, वो जो आम गाए जाते हैं वो तो सभी सुनते हैं, तो ये कुछ थोड़ा सा हल्का सा नया। आपने म्यूजिक सीखा भी? बिल्कुल बिल्कुल। कीनिया में बहुत मुश्किल था सीखना। आई वाज लकी। और वो क्या कहते हैं ना, इफ़ यू लुक अराउंड, जहाँ जहाँ से मोती मिले चुन के माला बना लेता है। तो मेरे 3 उस्ताद थे। एक ज्ञानी गुलशरण सिंह रागी थे, उनके बाद मेरे बहुत अहम उस्ताद थे उस्ताद बशारत खान साहब। वो एक्चुअली सितार नवाज थे और अपने घराने के खलीफा थे, लखनऊ घराना था उनका। वाह, मैं भी लखनऊ से हूँ एक्चुअली। जी, जमाई ढोला भोलानाथ का कुआं। जी, तो उनसे मौसीकी की थियरी बहुत सीखी मैंने। और फिर जो हम गज़ल का जो मेरा शौक़ था, वो हमारे उस्ताद बशीर भट्ट साहब थे, वो यहीं लाहौर से सीखे हुए थे। और उनसे काफ़ी साल मेरा रिश्ता रहा, बहुत, यू नो, वी बिकेम फ्रेंड्स ऑफ कोर्स। तो बस थोड़ा बहुत जितना सीख लिया। तो आप भी मुझे गज़ल सुनाए ना, अपने जितने देखने वाले हैं उनको बताएं, आप कीनिया से आए और आपकी अपनी लिखी हुई गज़ल। चंद लम्हे जी, जी। चंद लम्हों की ये उल्फत है, मोहब्बत ना बना। चंद लम्हों की ये उल्फत है, मोहब्बत ना बना। शौक बस शौक ही रहने दे, किल्लत ना बना।
क्या बात है, चंद लम्हों के क्या बात है, बहुत खूब। बेतकल्लुफ है तू, ये लोग बेअदब ना कहे, बेतकल्लुफ है तू, ये लोग बेअदब ना कहे, मुस्कुराना तेरा हर बात पे आदत ना बना, वाह जी, वाह जी, वाह। मुस्कुराना तेरा हर बात पे आदत ना बना, शौक बस शौक ही रहने दे, किल्लत। अरे वाह जी, ये क्या बात है, वजन बहुत प्यारे। चंद लम्हों वाह। की बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा लिखा है, बहुत अच्छा, वाह। पहले हल हो गए थे ये भी तो सुलझा लेंगे, पहले हल हो गए थे ये भी तो सुलझा लेंगे, छोटे छोटे जो मसाइल हैं मुसीबत ना बना, क्या बात है, छोटे छोटे जो मसाइल हैं मुसीबत ना बना, वाह जी। शौक बस शौक ही रहने दे, किल्लत ना बना, वाह। चंद लम्हों। ओह माय गॉड, मैं अपने किस्से सुना रही थी इनको, दुखड़े, और ये अपने, तो मैं ये कही थी कि ये कल्चरल चीज़ें हैं जो कि इन्होंने वहाँ कीनिया में जाके प्रमोट की, मगर हम यहाँ पर कुछ कीनिया की लाइफ के बारे में भी सुनना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं आप लोग कीनिया में किस ज़बान में बात करते हैं, कीनिया की क्या ज़बान है, थोड़ा बताएं ना उधर क्या। केन्या में एक मिलावट है, वी हैव अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन, यहाँ पे भी दूध में होती है। नहीं वहाँ लोगों में हमारी जो पॉपुलेशन है, जाहिर वहाँ जो ओरिजिनल केन्या के लोग हैं वो भी मेजॉरिटी हैं, लेकिन जो कि हमारी तरह जो लोग इमिग्रेंट्स हैं। Like what you do for living? I'm a ENT surgeon, so I have worked as an ENT Practicing. surgeon for 30 years. You pursue everything Oh yes, right now. of You're course, working of on course. that. हाँ, Wow. वो सब कुछ चलता है, और साथ में इसको भी इसी में बात है कि आपने अपने शौक को कहाँ तक लेके जाना है। तो जितना आप वक्त देंगे, एज यू नो, कुछ लोगों ने रिसर्च किया कि एक चीज़ में अगर एक्सपर्ट बनना है, यू हैव टू गिव इट 20,000 आवर्स। तो 20,000 आवर्स अगर आप 3 घंटे एक दिन में करें तो 20 साल लगते हैं। तो अगर आदमी इतना टाइम दे अपने प्रोफेशन के अलावा, तो क्यों नहीं, आप प्रोफेशन भी कर सकते हैं, पैशन भी कर सकते हैं। कीनिया कैसा मुल्क है रहने के लिए, जाने के लिए, लोगों के लिए, पढ़ाई के लिए, काम के लिए, फ्यूचर के लिए? वहाँ का मौसम बहुत खुशहाल है, वहाँ तकरीबन पूरे साल में कूल रहता है। या इट्स नेवर टू हॉट, जहाँ स्पेशली नायरोबी है, इट्स वेरी हाई, इट्स लाइक अ हिल स्टेशन। वी आर ऑलमोस्ट 2000 मीटर्स। आप कीनिया में कहाँ पे? कि नायरोबी, नायरोबी में, कैपिटल अच्छा। सिटी है नायरोबी। अच्छा, नायरोबी में। तो वहाँ के लोग जो हैं, यू नो, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई मेजॉरिटी है, मुस्लिम अबाउट 30-40% है। Okay. हम सब इकट्ठे रहते हैं।
हमें, मैं इसको शायद माने ना माने, लेकिन दिवाली में हमें ज़्यादा मिठाई मिलती है ईद से। Really? हाँ, क्योंकि हमारे दोस्त यार हैं, उनके प्रोपोर्शन से है कि मैं it's बात very यहाँ पे भी बैठ के cosmopolitan. यही सिखाती हूँ सबको। अभी मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू होने वाली है, हम जी, बैठ के जी। मीटिंग कर रहे थे, जी। तो हम उस मीटिंग में सबसे पहले जो हमने प्रायोरिटी रखी है, हमने यही कहा कि जो रमज़ान ट्रांसमिशन आएगी उसमें हमने सबसे पहले इंसानियत को रखना आगे। हमने किसी को किसी के मज़हब के नाम पे जलील नहीं करना, किसी को किसी के दीन के नाम पे, किसी को किसी के कल्चर के नाम पे गाली नहीं देनी। हमने सबको वेलकम करना है, हमने सबको सबके हिसाब से जो है ना इज्जत देनी है। अब ये पूछना मैं एक और चीज़ चाहिए थी कि जैसे कीनिया है, पाकिस्तान जैसा डेवलप्ड है या फिर अभी उससे ज़्यादा अच्छा है? फंसा दिया मैंने आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक इट इज़ ऑन पार, जिसको कहते हैं कि इट्स ऑन द सेम लेवल, बिकॉज इन इट्स अ यंगर कंट्री, बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1963, है ना, 1963, या तो इसलिए इट्स अ न्यूअर कंट्री, बट इट्स सो पॉपुलर कि हमारे द ईस्ट अफ्रीकन हब में Kenya is Nairobi is the most important city for all international organizations or schools, international. So there's a lot of things happening in Nairobi. So इस वजह से it is much more developed than many other cities. Alright. जी। थोड़ी सी उधर की ज़बान में अगर आप हमें थोड़ा सा बोल के दिखाएं। अभी आप बांग्ला का तो बोलते पड़ी ना, आपके हस्बैंड बंगाली हैं, तो आपने वो बंगाली में बात भी की मुझसे। আমি বাঙালি খুব ভালো করে বলতে পারি। भाले लगते पड़ी। कीनिया की भी ज़बान में हमें बोल के दिखाएं। अच्छा, केनिया में मैं हेलो जब किसी को मिलते हैं तो जाम्बो कहते हैं, जाम्बो। अच्छा, अगर कीनिया की ज़बान में आपने कोई शो की मेरी तारीफ करनी है, मेरे बारे में कुछ बोलना है, तो ज़रा कीनिया की ज़बान में। ओके, mimi napenda wewe sana, कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ यहाँ बैठ के। हाँ जी, आप भी कुछ कहते हैं कीनिया की ज़बान में? कि ज़बान में मैं क्या कहूँ कि ये जो आप कुछ कह रहे हैं ना, ये सब कुछ कीनिया की ज़बान में कह रहे हैं। फ्रेज कहता हूँ कि मुझे लगता है ऑडियंस और आप भी जानते होंगी कि सब ने वो फिल्म देखी है, तो उसमें हकुना मटाटा, हाँ, हकुना मटाटा एक ऑलमोस्ट फ्रेज है कि भाई फिक्र ना करो, गम ना लगाओ, नो प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत यूज होता है हकुना मटाटा। अच्छा, ये उस पे हाँ, तो मैं हर वक्त कह सकती मटाटा होता है कि गड़बड़, तो हकुना मटाटा के कोई गड़बड़ नहीं है, रिलैक्स रहो, इजी हो जाओ, इजी, चिल। कुछ और मौसीकी के हिसाब से भी कुछ बोल दे जरा, थोड़ा सा कीनिया की। आपकी मैं जरा टोन देखूं कैसे बोलते हैं आप केनियन गाने में। हाँ, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। कैसे? हमने एक ही इकलौता गीत था, हमने उर्दू में भी लिखा था और किस्वाहिली में भी है। अच्छा, इसी कीनिया ज़बान में जो है ना, kipenzi na thamana raha kwa roho zetu sisi ni wana Kenya na Kenya ni yetu kipenzi na thamana. Wow. Very nice. It was, great having you on my show. Thank you for your time. Thank you for your love. Thank you for having us. बहुत शुक्रिया. It was an honor for us to be here with you, especially, and you look beautiful yourself. You too. Thank you again. Thank you so much. We'll take a short break. We'll be right back. वेलकम बैक, वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, अब बात करेंगे नाज़रीन स्किन के हवाले से। जिन लोगों की स्किन जल जाती है किसी भी हादसे से, कोई केमिकल की वजह से किसी की जल जाती है, किसी ने कोई हादसाती कोई चीज़ हो जाए, किसी के साथ एक्सीडेंट, कोई तेज़ाब किसी के ऊपर फेंक देता है। आपको पता है सिलेंडर से लोग हर घर में कोई ना कोई ऐसे रूरल एरियाज़ में आपको ख़बर मिलती है कि कोई सिलेंडर की आग से जल गया, ठीक है, कोई गैस से जल गया, कोई गीज़र की जो है ना चूल्हे से जल गया, कोई गर्म पानी गिर गया, किसी के ऊपर चाय गिर गई, कोई बच्चा जल गया, कोई आग से जल गया। ऐसे तो केसेस आपको बहुत सुनने में मिलते हैं। कोई गाड़ी ख़राब हो गई, वहाँ पे कोई गाड़ी में आग लगी तो जल गए, ऐसे केसेस ही सुनते हैं। मगर नाज़रीन, हम आज जो इसके प्रोसीजर्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली जब एक तो फर्स्ट एड होती है उसका नहीं हमें पता होता,
किस तरीके से जिस वक्त कोई बर्न हुआ है, किस किस सिचुएशन से, किस किस केमिकल तरीके से अगर कोई बर्निंग है, कोई बर्न है, उसका फ़र्स्ट एड क्या होना चाहिए फर्स्ट, उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ सीन्स तो ऐसे होते हैं कि ये जानलेवा होते हैं, बंदा बच नहीं पाता। हमारे एक मोहल्ले में एक बच्चा था, उसके ना चेस्ट पे चाय गिर गई थी, ठीक है, तो वो चाय जब उसके चेस्ट पे गिरी है तो नाउजुबिल्ला उसका पूरा सीना खोल दिया डॉक्टर ने, उसकी पूरी छाती, बस मैं क्या बताऊँ, को देखने के काबिल भी नहीं थी। हम लोग देखने गए थे उस बच्चे को और उसके बाद वो बच नहीं सका। तो ये केसेस होते हैं। एक कराची में मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त थी, तो हम लोग जाते वक्त मोहल्ले में ना रोज़ जब मैं कॉलेज जाती थी तो उसको सलाम हुआ, मुझे सलाम पता चला एक लड़के ने उसके मुंह पे तेज़ाब फेंक दिया। तो एक दिन अम्मी ने मुझे सुबह कॉलेज से पिक करना, तो उस रास्ते से वापस नहीं लेकर आई अम्मी, क्योंकि अम्मी ने कहा कि यहाँ पर जो है ना इस लड़की को रोड पे एक लड़का जो है ना तेज़ाब फेंक के, तो और वो अस्पताल गई तो अम्मी कहती हैं कि उसको देखने की भी मतलब उसके अंदर जिस्म ही कुछ नहीं बचा था, उसके ऊपर ऐसा तेज़ाब फेंका, बाइक से जाते हुए उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया लड़की पे, उसने शादी से इनकार कर दिया। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। आज हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी ट्रीट कैसे करनी है, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी किसी भी घर में हादसा हो तो कैसे कर सकें। डॉक्टर यावर हमारे साथ है, ठीक है, जिना हॉस्पिटल जो है ना बर्न सेंटर, उसके हेड हैं और इनसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? मैं ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। किस्म के केसेस आपके पास आते हैं, ये ज़रा पहले यहाँ से जी, एक तो मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपका नॉलेज, आपने सारी बर्न की जो काजेज़ हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है कि इसी तरह ही डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ हमारे पास आते हैं। लाइक जैसे आपने बताया कि एज को अगर देखें तो बच्चों में, बड़ों में, मेल में, फीमेल में, उनमें होते हैं ये बर्न्स, और डोमेस्टिक हो सकते हैं और वर्किंग प्लेस पे हो सकते हैं। डोमेस्टिक जैसे आपने बताया कि ख़वातीन जो हमारी बहनें घरों में काम करती हैं वहाँ पे हो सकते हैं, किचन में हो सकते हैं, और बच्चों का बर्न जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत सीवियर बर्न होता है आमतौर पे, ये हो सकता है। दूसरा वर्किंग प्लेस में जैसे आपने बताया कि जो अनफॉर्चुनेटली आजकल जो बहुत कॉमन है और जिस पे हमें काम भी करना है मिलके, वो है सिलेंडर ब्लास्ट। ये पहले तो घरों में होता था, मतलब कि एक बंदा अफेक्ट होता था, कोई फीमेल काम कर रही है वो अफेक्ट होती थी, लेकिन अब जो ये वर्किंग प्लेस पे होने शुरू हो गए हैं सिलेंडर ब्लास्ट, और अनफॉर्चुनेटली इसमें जो आप कह लें कि क्वांटिटी है, जितने लोग मुतासर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। 5-6 अभी पीछे कुछ दिनों में आपने ऐसे वाक़यात न्यूज़ में भी देखे होंगे, यहाँ बैठ के सुना रही होती हो रोज़। हाँ जी। और दूसरा ये कि सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है इनमें। तो अब अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें, एज यू मेंशन के डिफरेंट एज ग्रुप हैं, डिफरेंट वर्किंग प्लेस हैं, डोमेस्टिक है, उसी तरह ही इसका बचाव भी है अकॉर्डिंगली। अब घर की अगर हम बात करें तो घरों में जो बर्न होता था, जो कि शुरू से ही है कि हमारी बहनें किचन में काम करती हैं और उसमें क्या क्या बदएहतियाती हो सकती है जिससे ये बर्न होता है, और ज़्यादा उससे अफेक्टिव छोटे बच्चे होते हैं। आम तौर पे वो 10 साल से छोटे बच्चे भी इसका अब बहुत ज़्यादा इस इंजरीज के साथ प्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम फर्स्ट एड की बात करें, अगर सपोज कोई आग से जल गया है तो उसको किस तरीके से फर्स्ट एड करेंगे स्टेप बाय स्टेप? क्या सबसे पहले पानी डालना चाहिए, या कोई टूथपेस्ट लगा रहा होता है भाग दौड़ के, आलू लगा रहा होता है, प्याज लगा रहा होता है, अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या करना चाहिए? आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में पानी। हाँ, ज़बरदस्त। सबसे पहली बात तो यह है कि देखें बर्न किस वजह से हुआ है। एक तो होता है कि फ्लेम बर्न है, कि शोले से हुआ है, कोई सिलेंडर जिस तरह आपने बात की है, फ्लेम बर्न हो गया, वो अगर हो गया, या फिर स्काल्ड बर्न है जो कि गर्म पानी, दूध या किसी भी आप कहने की लिक्विड से हो गया, पतीले से भी हो सकता है। जो काज है पहले तो उसको दूर करना है, उससे आपने हट जाना है। अच्छा। ठीक है ना। और दूसरा ये कि अगर ये फ्लेम बर्न है तो आपने वो जो कपड़े हैं वो आपने उनको रिमूव करना है, और उससे आपने ये सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन तो ये है कि जब आग लगे तो भागना नहीं है। ठीक है ना, मैं पैनिक नहीं करना, उससे वो आग ज़्यादा डैमेज कर सकती है, ज़्यादा हवा लगेगी और वो आग ज़्यादा भड़केगी। आप ड्रॉप कर जाएं, ज़मीन पे लेट जाएं, रोल करें, करवटें लें, उससे भी काफ़ी हद तक वो कम हो जाएगा बर्न। पहला तो ये स्टेप है। दूसरा ये, जैसे आपने बताया कि अगर कोई बर्न हो गया है, अगर माइल्डर बर्न भी है, छोटा मतलब एरिया भी है, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि आग का क्या मुतबादल है, पानी। आपने खुद बताया कि पानी डालें। जो नॉर्मल टैप वाटर है 10 से 20 मिनट तक आपने वो जले हुए हिस्से को उस वाटर के नीचे रख देना है,
ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, जो हिद्दत है, जो शिद्दत है आग की, उसको कम हो जाए। उससे क्या होता है, उससे पेन भी कम हो जाएगी और जो आपकी इन्फ्लेमेशन है जिससे बाद में स्वेलिंग होगी वो भी कम हो जाएगी। एक और यहाँ पे पॉइंट में ऐड करना चाहूँगी, कुछ लोग जैसे तेज नलके के नीचे हाथ रखते हैं, अगर हाथ जल गया तो उसका भी प्रेशर बहुत होता है कि वो स्किन बर्न होती है, तकलीफ होती है। तो जैसे किसी पतीले में या टब में हाथ रख दे अंदर, वो नहीं ज्यादा बेहतर कि उसके ऊपर प्रेशर। सबसे आइडियल ये है कि टैप वाटर हो, बहुत ज्यादा स्पीड से ना हो, रफ्तार ये जी मैं कहती हूं। दूसरी चीज जो आपने बहुत काम की बात की और वो हमें ये घरों तक भी पहुंचानी चाहिए कि बहुत सारी चीजें हैं, मिथ हैं कि जी इसके ऊपर टूथपेस्ट लगा दें, आलू लगा दें, नील लगा दें, कोई और क्रीम घर में ऐसी फैंसी पड़ी है वो लगा दें, तो एक्चुअली वो वर्सन कर देगी उस बर्न को। वैसलीन वगैरह भी नहीं। हाँ, उसमें ये है कि जो एंटीबायोटिक इम्प्रेजिनेटेड कुछ क्रीम्स होती हैं घरों में, पॉलीफैक्स फ्यूडिक हो गई, वो लगा सकते हैं टेम्परेरी। वैसलीन भी अगर घर में अवेलेबल हो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये जो अपना आप बात कर रहे थे कि उसमें टूथपेस्ट लगा देते हैं या कोई नील भी लगाते रहे हैं हमारी खवातीन, जब नील वो स्पेशल आता है वो कलर, वो फिर ऐसा कोटिंग कर देता है कि बाद में जो डॉक्टर ने उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करना है वो भी नहीं कैलकुलेट हो सकती। नील में तो ब्लीचिंग है कुछ, हाँ जी, वो फर्दर डैमेज कर देता है, फर्दर डैमेज कर देता है। क्या माशाल्लाह, क्या लोग हैं यार, ये नहीं देखते कहाँ क्या कर। अभी एक रिसेंटली कुछ अर्सा पहले बड़े एक इट वाज वेरी फेमस के हमारे पास पेशेंट आते थे, इलाज हो रहा होता था, डॉक्टर साहब एक दिन की छुट्टी दे दें, हमने जाना है फ्राम बेकरी की क्रीम बड़ी मशहूर है, हमने वो लगवानी। बेकरी की एक क्रीम थी एक हमारे ना, जो बड़ी ज़बरदस्त, वो बड़ी मशहूर स्वीट थी, उन्होंने एक बर्न के लिए क्रीम बनाई हुई थी, तो वो पेशेंट वो लगवाते थे और कहते थे उससे बड़ा इफेक्ट आता है। तो अब अंदाजा करें आपके क्या मिथ्स हैं और क्या इसके इफेक्ट्स हैं। अच्छा, अब अगर केमिकल से या तेजाब से अगर किसी को बर्न होता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होंगे? देखिए ये अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें ना, तो जो केमिकल और ये जो तेजाब का जो बर्न है ना, ये बड़ा सीवियर बर्न होता है, इवन इलेक्ट्रिकल बर्न भी। ये बर्न ना, इनका डैमेज और जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंजरी है टिश्यू को, बहुत ज़्यादा होती है। इसमें भी फिनोमेना वही है कि आपने उसको, एक तो ये कि जैसे हमने पहले बात की कि हमने जो एजेंट है उससे अपने आप को हटाना है, यानी कि जितना कोशिश हो मुमकिन हो कि वो तेजाब जो है अगर कपड़ों पे गिरा हुआ तो आप उसको रिमूव कर दें, ऐसे ही। ठीक है, फिर आप उसको भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, वही पानी, आप पानी गिराएं उसके ऊपर काफ़ी ठीक ठाक क्वांटिटी में, ताकि वो कम से कम वो जो है तेजाब है उसकी शिद्दत कम हो जाए। अच्छा, केमिकल पे भी पानी ही है अभी तक, ठीक है। और दूसरा जो है ना, इलेक्ट्रिकल बर्न्स घरों में, ये बहुत ज़्यादा, इसकी भी आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। प्रॉब्लम ये है, इलेक्ट्रिकल बर्न हम ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं सर। ठीक। We'll take a short break, we'll be right back. थैंक यू। वेलकम बैक। हम यहाँ पर बर्न पेशेंट्स और बर्न स्टोरीज के ऊपर बात कर रहे हैं, मगर साथ साथ हम उसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो इलेक्ट्रिक बर्न होता है उसकी क्या क्योर होती है और उसकी क्या फर्स्ट एड होती है? देखिए, इलेक्ट्रिकल बर्न जैसे अभी हमने बात की ना, कि इसमें एक तो डिपेंड करता है कि अगर डोमेस्टिक है तो बाज़ दफ़ा इतनी हाई वोल्टेज नहीं होती, लेकिन आमतौर पे 1000 इसका जो वोल्टेज का होता है पैरामीटर, अगर उससे ज़्यादा है तो इट वुड बी ए हाई इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी। उसमें सीवियरिटी ज़्यादा होगी, डैमेज ज़्यादा होगा, इलाज भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा और केयर भी हमें काफ़ी चाहिए उसके लिए। होता यह है कि अनफॉर्चुनेटली इस बर्न में जो एरिया आपको नज़र आ रहा होता है ना, वो बहुत थोड़ा होता है और जो डैमेज होता है इंटरनल, वो बहुत ज़्यादा होता है। एक बर्न का एंट्री पॉइंट होता है करंट का और एक एग्जिट पॉइंट होता है, तो उसके दरमियान में जब ये करंट ट्रेवल करता है तो सारे टिश्यूज़ जो होते हैं, जो और आपके टेंडन्स, या अगर हैंड को लगा है, अगर हाथ में बर्न हुआ है तो जो टेंडन्स हैं, नर्व्स हैं, उनको ये डैमेज करता हुआ जाता है। तो उसके बाद वो फिर लॉन्ग टर्म इनकी इनिशियल मैनेजमेंट में तो ये होता है कि आपने वूंड की मैनेजमेंट करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें ज़्यादातर सिस्टेमिक इफेक्ट ज़्यादा आते हैं, यानी कि हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है, विजन पे इफेक्ट हो सकता है। इन चीज़ों के देखा लोगों के हाथ कट जाते हैं, जिस हाथ से इलेक्ट्रिक बर्न, या कोई जैसे आपको पता है लेबर तबका है जो काम कर रहा हो, इलेक्ट्रिशियन वगैरह हो, उसको अगर कहीं कभी ऐसा करंट वगैरह लगा है तो किसी की टांग काट दी, किसी का हाथ काट दिया, पैरालाइज हो जाते हैं। बिल्कुल, ये हाई वोल्टेज क्यों पड़ जाती है? हाई वोल्टेज इंजरी होती है जिसमें आपकी वेसल जो खून की सप्लाई कर रही हैं वो भी इफेक्ट हो जाएं, अगर आपके टेंडन्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो भी इफेक्ट हो जाएं, तो फिर अनफॉर्चुनेटली बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि हमें उस ऑर्गन को एम्पुटेट भी करना पड़ सकता है, काटना पड़ जाता है, काटना पड़ सकता है। हैंड में, फुट की आप बात कर रहे हैं तो उसमें एग्जिट इंजरी होती है बर्न की,
तो वहाँ पे भी स्फीयर बर्न हो सकता है। बहरहाल इसके अंदर होता ये कि इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो स्टेप वाइज होता है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि इलेक्ट्रिकल बर्न का पेशेंट जो है फ़ौरन हॉस्पिटल में जाना चाहिए, आप उसको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाएँ। वूंड इतना मैटर नहीं करता, वो इंजरी छोटी होती है, लेकिन इंटरनल डैमेज ज़्यादा है। वो पेशेंट एमरजेंसी में दाखिल होगा, वहाँ पे जो भी फिजिशियन है, जो भी सर्जन अवेलेबल है, उसको सिस्टेमिकली देखेगा, उसकी ECG करेगा, उसको फ्लूइड की ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि मसल्स डैमेज होते हैं तो किडनीज पे इफेक्ट होता है, जब वो मसल्स का ब्रेकडाउन होकर किडनी से एक्सक्रीट हो रहा होता है। तो इसकी फर्स्ट एड कुछ नहीं है कि जब तक ये गाड़ी आ रही है या कोई चीज़ हो रही है, आप इसमें वूंड की केयर करेंगे जी एग्जैक्टली। अगर तो वो इतना ज़्यादा स्फीयर है कि आपको रिसस्टेशन की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप उसको कार्डियक रिसस्टेशन देंगे, पंप करेंगे सारा। लेकिन फिर मैं वही करूँगा कि ये वो बर्न है, अगर स्फीयर है तो फौरन इसको ही शुड बी एडमिटेड। और अगर रास्ते में पानी वानी पिलाएं तो क्या दे सकते हैं उसको? जी बिल्कुल दे सकते हैं पानी। ओके, मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक बर्न के हिसाब से। अच्छा, अब अगर हम किसी की एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि स्किन जल गई है, ठीक है, मोस्टली जो हम देखते हैं कि जैसे जो पेशेंट्स हैं जो जल गए, अब दोबारा से उनकी जो स्किन है वो दोबारा से वैसी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाती है, ठीक है, तो इसकी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि जो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है ना उसकी स्किन को दोबारा से वैसी कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए? देखिए, अगर हम बर्न ट्रीटमेंट की बात करें ना तो ये 2 स्टेप में होती है। स्किन की अगर आप बात करें, एक तो इनिशियल इंजरी है जिसमें वो स्किन सारी ही डैमेज होगी, जो आप बात कर रहे हैं वो डीप बर्न है। डीप बर्न मीन्स कि स्किन की सारी लेयर्स उतर गई हैं, अब हमें नई स्किन की ज़रूरत है। तो उसमें जो हम करते हैं वो स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं। हम थाइस से स्किन लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम और उसको हम वहाँ पे ग्राफ्ट कर देते हैं। अब अगर ये फेस की स्किन है तो उसके मैचिंग स्किन चाहिए, अगर हैंड की स्किन है तो वो भी उसके मैच होनी चाहिए स्किन। पहला स्टेप तो ये है कि उसको कवर करना है, वूंड को आपने हील करना है। वो स्टेप कंप्लीट हो गया, 4 से 6 हफ्ते में हो गया। अब असल प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है, पेशेंट का डायलेमा भी तब स्टार्ट होता है, क्योंकि शुरू में तो उसको इंजरी का इफेक्ट होता है ना, तो वो अपने सिर्फ जख्म को देख रहे हैं, लेकिन बाद में सारी एस्थेटिक और कॉस्मेटिक शुरू हो जाती है। वो फिर पेशेंट अगर फीमेल है या मेल है, वो अपनी 20 साल वाली पुरानी पिक्चर निकाल के लाएगा और वो कहेगा कि मुझे ऐसी पिक्चर चाहिए, मुझे ऐसी ही अपनी तस्वीर चाहिए वापस। तो अनफॉर्चुनेटली उसके लिए फिर उस लेवल तक उसको लेके जाना कि बिल्कुल मैचिंग हो, स्पेशली अगर फेस की स्किन है। हम कोशिश तो करते हैं कि देयर आर ट्रीटमेंट्स, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी हैं, बहुत सारे स्टेम सेल्स के प्रोसीजर हैं कि जो स्किन लगी हुई है उसको मॉडिफाई किया जाए। सबसे पहले तो हम सिलेक्शन करते हैं कि ऐसी मैचिंग स्किन लगाई जाए, अगर फेस पे लगाएं तो फेस से वो मैच कर जाए, लेकिन फिर भी जब हीलिंग होती है तो थोड़ा सा मिस मैच ज़रूर होता है उस स्किन में, जो और कुदरती स्किन है उसके साथ वो मैच नहीं कर सकती। फिर वो पेशेंट हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट या एस्थेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक कोशिश तो यही होती है, लेकिन फिर भी 100% ये नामुमकिन है कि उसी स्किन को वापस लेके आया जाए। बच्चे इतने बर्न केसेस के साथ सुनने को मिलते हैं कि घरों में बच्चे जल रहे हैं, बच्चे बर्न ये केसेस इतने ज़्यादा क्यों हैं? जी, अभी गोद में लेके छोटे छोटे बच्चों को लेके माँ चाय पी रही है। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ इधर बच्चा गोद में, इधर माँ गर्म चाय पी रही है, इधर टीवी देख रही है, ठीक है, एक हाथ में चाय, एक हाथ में फोन है, एक हाथ में बच्चा इधर है। एग्जैक्टली देख देख के हैरत होती है चीज़ें। बिल्कुल, ये सारी जो हम बदएहतियाती और नेग्लिजेंस है घरों में और छोटे बच्चों के, लेकिन जब ये डैमेज हो जाता है ना तो फिर इसकी ट्रीटमेंट और हीलिंग का फिर जो आप कह लें कि मिजरेबल एक वो पूरा एक टाइम गुजरता है ना, तो वो बड़ा पेशेंट्स के लिए भी बड़ी मुश्किल वो टाइम पीरियड होता है। तो हमने करना क्या है, बच्चों को इस बर्न से कैसे बचा सकते हैं। घरों में बहुत कॉमन है, आपने जैसे बताया, किचन में है, पानी आप उबाल रहे हैं, दूध उबाल रहे हैं और बच्चों की ओपन एक्सेस है, आप वो पानी गर्म उबल रहा है, आप थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर गई हैं, बच्चा उधर खेल रहा आ रहा है, उसने उसको पकड़ा है हैंडल को और वो सारा बर्न हो गया, ठीक है। अब वॉशरूम में है, पानी भरा हुआ है गर्म, उधर वो बच्चा खुद ही उसको खेल रहा है, उसके साथ उसने वो दूसरा टैप ऑन कर दिया है, माँ जो है वो थोड़ी देर के लिए बाहर इधर उधर हुई है। अब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अभी आप बात कर रहे थे कि ऐसी एग्जांपल्स हैं, 3 बच्चे आए, एक ही फैमिली के 3 बच्चे, और हुआ ये था कि वो एक टब था पानी का जिसमें वो शावर चलाया हुआ था, मदर कहीं गई है, उन्होंने वो गर्म ऑन किया है और उसके बाद वो तीनों ही उसके अंदर पता नहीं कैसे वो गिरे हैं और तीनों के तीनों सीवियर बर्न के साथ आए। सेम किस्सा ये मैंने भी सुना है। हाँ जी, और इसमें ये होता ये है कि ये सीवियरिटी इतनी ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली जो पीडियाट्रिक बर्न है ये बहुत सेंसिटिव है और बहुत थोड़ा टाइम पीरियड होता है इनिशियली भी आपको इन बच्चों को मैनेज करने के लिए। इसकी मोर्टेलिटी एडल्ट बर्न से भी ज़्यादा है।
तो हमें बहुत एहतियात करनी है, ख़ास तौर पे जैसे आपने बात की कि चाय पी रहे हैं और एक हाथ में बच्चे को पकड़ा हुआ है, बच्चे ने हाथ मारा है, चाय गिर गई, अगर चाय उस बच्चे के चेहरे पे गिर गई तो ये सारी उम्र का दाग है जो वो बच्चा लेके रहेगा साथ। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जहाँ पे मरियम नवाज जी ने काफ़ी चीज़ों पे आपको पता है स्टेप लिए हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। जी जी। तो बीइंग औरत मैं उनसे एक और चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, रोज़ ही मैं वो कहेंगी, रोज़ शो पे आके कोई ना कोई मुझसे रिक्वेस्ट करती है, और मैं आपको यकीन कीजिए मैं जो रिक्वेस्ट करती हूँ वो पूरी हो रही है अल्लाह की तरफ से। एक ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई ऐसा इदारा बिठाएं जहाँ पे जो माएँ हैं, ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं, जो बाप है, जो अपने घरों में अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और उधर जो केसेस सुनने को मिलते हैं ना कि जिस तरीके से कि बच्चों की अमवात हो रही है, बच्चे इंजर्ड हो रहे हैं, बच्चों को तकलीफ़ हो रही है, कुछ माएँ जानवरों की तरह अपने बच्चों को मारती हैं, खा जाने की नज़र से देखती हैं, अपने बच्चों को अपनी मलकियत इस तरीके से समझती हैं कि उनको जूतियाँ रगड़ रगड़ के मारती हैं। ठीक है, उनके ऊपर मैं सच्ची बता रही हूँ तवे पे हाथ रख देंगी, ये जुल्म। देखें बड़े केसेस सुनने वाले, क्या हुआ बेटा कैसे चल गया, अम्मी ने तवे पे हाथ, मुंह पे बच्चा कोई गाली दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, कोई जबान चला रहा है, कहीं से सीख लिया, माचिस लगाएंगी, होठों पे लगा देंगी गरम तीली। ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, गरम कबगीर चम्मच उठा के तो बच्चों को हाथ में लगा देंगी, इधर लगा देंगी, इधर लगा देंगी, टॉर्चर देती हैं। कुछ मेंटल केस होती हैं माएँ, मैं हर माँ को अच्छा भी कहूँगी, मगर कुछ माएँ जो है ना इस हद तक भी जाती हैं अपने घर के प्रेशर, झगड़े, टेंशनों से, जो भी आपको मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, आप अपने बच्चों पे जुल्म नहीं कर सकते। कुछ बाप भी जूतियों से मार रहे हैं, बाइक लेके निकल गया बच्चा पूछे बगैर तो दोस्तों के बीच में जाके कुत्ते की तरह मार रहे हैं। ठीक है, सिगरेट जला रहे हैं बच्चों को ऊपर। ये किस तरीके के पेरेंट्स हैं? मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी मरियम नवाज जी, प्लीज़ इसको भी फोकस करें, कोई ऐसा इदारा बिठाएं जहाँ पे ख़ास तौर पे घरों में देखा जाए कि जो इनके बच्चे पल रहे हैं, माए बाप बच्चे सही पाल रहे हैं, बच्चों से पूछा जाए, कोई ऐसे इदारे बिठाएं। मुल्क से बाहर हैं, इधर नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा, कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं क्योंकि जाहिर सी बात है बर्न सेंटर के हेड हैं जिनाब में माशाल्लाह। तो मैं इनसे ये भी चीज़ पूछना चाहूँगी, अगर किसी की जैसे बिल्कुल शक्ल बिगड़ गई है, जल के बर्न हो गया बिल्कुल किसी भी केमिकल से, आग से, जैसे भी, तो अब उसकी पूरी जो शक्ल है वो सही बनाई जा सकती है? उसकी नाक वाक सब कुछ डैमेज हो गई। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस देखती हूँ जो मुसरत आपा के भी आपने देखे होंगे, स्माइल अगेन फाउंडेशन जो है उनकी, वो इतने केसेस से लेके बेचारी जो है ना वो उनकी ट्रीटमेंट करवा रही होती है, उनकी सर्जरीज करवा रही होती है, तो उनको वापस उनका चेहरा मिल जाता है, चलो सेम ना मिले मगर चेहरा मिल जाता है। देखिए अगेन ये जो आपने बात की स्माइल अगेन की, दे हैव बीन कोलैबोरेटिंग विद आवर डिपार्टमेंट, और हम वहाँ पे काफ़ी केसेस करते हैं, जो एसिड बर्न के पेशेंट हैं वो भी, और दूसरे जो स्फीयर बर्न होते हैं वो भी। होता ये कि फेस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव, कह लें कि कॉस्मेटिकली आप देख लें तो बॉडी का बहुत सेंसिटिव एरिया है, जिसमें हमें बहुत रिफाइंड किस्म का रिजल्ट चाहिए एक्सेप्टेबल होने के लिए। तो हमारी एज ए प्लास्टिक सर्जन या एज ए कॉस्मेटिक सर्जन ये कोशिश होती है कि मैक्सिमम उस लेवल तक ले जाएं कि वो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल हो। सोसाइटी नहीं देखना है ना, पेशेंट तो कभी भी उस चेहरे को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो जो एक इनिशियल ट्रामा होता है वो फेज ख़त्म होती है तो फिर उनको अपनी डिसफिगरमेंट याद आनी शुरू हो जाती है, जैसे हमने पहले बात की। तो उसमें देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस, लेकिन ये बहुत स्टेज ट्रीटमेंट है। इसमें आप कह लें कि 5, 6, 8 सर्जरीज भी करनी पड़ सकती हैं, और जब जेल लग जाती है तो फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए देयर आर मैनी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। जो सुपरफिशियल चीज़ें नहीं होती, अंदर से डीप लेयर टिश्यूज़ को आपने जाके उसको टच करना है, और फिर उसकी वेन्स भी अगर डैमेज हो गई हैं स्किन की, गाल की, उसकी सारे, तो फिर वो किस तरीके से? जब फेस की इंजरी होती है ना, तो 2-3 चीज़ें आपको जहन में रखनी है कि एक तो ये कि आपके जो लिप्स हैं, जो बोलने वाली आपके कह लें कैपेबिलिटी है वो मुतासर हो गई। अच्छा। नोज डिफॉर्म हो गया। हाँ। आईलिड्स जल गई। हाँ। आईब्रो जल गए, स्कैल्प, हाँ। सर के बाल खत्म हो गए। अब इनको स्टेप वाइज ठीक करना है। हाँ। नोज बनाना है, फर्ज करें अगर हम बात करें कि केमिकल बर्न की, तो बड़ा मुश्किल है कि उसी तरह का बनाएं जो कुदरत ने दिया हुआ है। ऐसे अब आप हेयर ट्रांसप्लांट पे भी काम करते हैं, तो मुझे बताएं बाल भी आ जाते हैं? बाल आ जाते हैं, बिल्कुल। बालों का ये होता है कि अगर थोड़ा परसेंटेज जला हुआ हो तो हम उस पर हेयर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, या ये हम करते हैं कि जो हेयर बेयरिंग स्किन है जो एडजस्टेंट पड़ी होती है उसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं
और स्टेप वाइज 2-3 स्टेप में उसको आगे ले आते हैं। अच्छा, तो वो रिप्ले मसान जो है वो तो जल के बंद हो चुके होते हैं। हाँ जी, वो स्किन तो उतर जाती है ना जो आपकी डैमेज हो गई, जिसमें मसान होते हैं जिसमें आप डालते हैं उसका। नहीं, जो हम डालते हैं वो नॉर्मल हेयर बेयरिंग स्किन जो बाकी बची होती है उसके अंदर डालते हैं, उसके नीचे डालते हैं। अच्छा, उसको हम 2 to 3 टाइम्स एक्सपैंड कर लेते हैं। अच्छा, जो बर्न हुई स्किन है वो हम उतार देते हैं, वो स्किन उसको रिप्लेस कर देती है। अच्छा, इसमें होता यह है कि बालों की डेंसिटी जो है ना वो कम होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरी स्कैल्प। अच्छा, लेकिन वो जो बाल्डनेस वाला जो पैच होता है आप कह लें जले हुए का, वो खत्म हो जाता है। अच्छा, वो बहुत बुरी डिसफिगरमेंट होती है क्योंकि वो पूरे फेस में वो आपको एलोपेशिया अगर फीमेल है तो वही विजिबल नजर आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, स्लेंडर बर्न के ऊपर भी बात करेंगे मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, सो विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। ओके जी, हम स्लेंडर से जिस तरीके से घरों में केसेस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आग लग रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक चीज़ और भी साथ में ऐड कर दूं, आपको पता है प्रेशर कुकर घर में सारी औरतें खाने प्रेशर कुकर से पकाती हैं। उनका तो गोश्त ही नहीं गलता, उनकी तो हांडी बनती ही नहीं है क्योंकि कहती हैं बहुत बिजी हैं। प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर ख़ासतौर पर जो ये मेड्स वगैरह होती हैं उनसे तो प्रेशर कुकर पर जाओ, जाके गोश्त रख दो, जाओ 18 मिनट के लिए लगा दो, जाओ 2 सीटी लगा दो। अब ये जो सीटियाँ हैं मेड बेचारी होती हैं, कुछ छोटी छोटी उम्रों की भी लड़कियाँ घर में काम करें, उनको जाके प्रेशर कुकर लगाए जा रहे हैं और वो जो है ना वो फट जाता है प्रेशर कुकर, वो पूरी छत और ये वो यार ब्लास्ट होता है, ढक्कन उछल के जाते हैं, किसी के सर पे लगे हैं, किसी के जिस्म पे, पूरी चीज़ें जब वो फटता है तो पूरा खाना बाहर से निकल के सामने वाले पे फेंक जाता है। ये भी बड़ा ख़तरनाक एक्शन है। घरों में से अपनी ज़िंदगियों में से प्रेशर कुकर को एक गाली समझ के निकाल दें। ना तो जायका है ना उसमें ग़िज़ाइयत है। जिस गोश्त में प्रेशर कुकर से गोश्त गलता है ना, इतनी हीट पे, इतने टेम्परेचर पे, उस गोश्त में कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती है। ये मैं बार बार आपको बताती हूँ। उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक आंच पे उसको गोश्त को गलाएं, भले उसको आधा घंटा लगे, घंटा लगे, गलने दें अपने हिसाब से, मगर इस तरह ना करें यार। किसी की जान, मेडों को लगा देते हैं, जाओ प्रेशर की सीटी लगाओ, उनकी जान नहीं है, आप भी। तो ये बातें मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, कब से पकाती आ रही हूँ यार, छोड़ दें यार, ये सब जानलेवा चीज़ें। कल को आपके बच्चे मियाँ हैं, आपके माँ बाप हैं, पीछे क्या जान का क्या भरोसा, खुद खेल लें, हम आग में हाथ दे रहे हैं। सही कह रही हूँ सर? बिल्कुल 100% सही कह रही हैं। और जो आपने सिलेंडर ब्लास्ट की बात की ना, डोमेस्टिक ये जो ब्लास्ट की बात की, इसमें प्रेशर कुकर है, सिलेंडर ब्लास्ट है। ये अब सिलेंडर जो है इसकी किचन में कोई जगह नहीं, इट शुड नॉट बी प्लेस्ड इन द किचन। व्हाई देयर? इसको आप बाहर रखें, अगर रखना भी है कोई ऐसा सिस्टम करें कि। और दूसरा, जितने भी हमारे कह लें कि 70-80% जो सिलेंडर हम भराते हैं ना, वो सब स्टैंडर्ड ही होते हैं मेरे अपने ख्याल। ना उनका गेज डिफाइंड होता है कि कितने गेज की वो उस पर लगी हुई है, जो उसकी चादर बोलते हैं आप, ठीक है, उसका जो वेल्व है वो ठीक है कि नहीं है, और जिस प्रेशर से उसको फिल किया गया है क्या वो एक स्टैंडर्ड था कि नहीं था। ओवर फिलिंग हो जाती है बाज़ दफ़ा। और ये इतने बड़े बड़े आप कह लें कि ये इतना रिस्क है, ये बम धमाके घरों में हो रहे हैं एक तरह के। और जब ये सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो एक नहीं 3-3, 4-4 इकट्ठे फैमिली के जो अफराद हैं वो आते हैं हमारे पास जल। और सबसे बड़ा इसमें जो परेशान कुन बात है वो ये कि बड़ी सीवियरिटी ज़्यादा होती है, बर्न की परसेंटेज बहुत होती है इन पेशेंट्स में। तो एक तो ये कि आपने सिलेंडर को, दूसरा ये हम अगर वैसे गैस आ रही है तो उसकी लोड शेडिंग हो रही है। शाम को गैस आ रही थी, चूल्हा चलता रहा, आपने जिस तरह आपने कहा कि एहतियात ही नहीं की, सुबह उठे हैं या 3 घंटे बाद गए, जब आ गया ऑन हो गई, उसको जलाया, तो वो या तो ये क्या जाते वक्त आप पहले इसको मेक श्योर करें, खिड़कियां खोल लें, देखें कि कोई किसी तरह की स्मेल तो नहीं आ रही। ये सारी एहतियात हैं क्योंकि इनके बाद जो बर्न होता है, जो डैमेज होता है, उसकी मैग्नीट्यूड और सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है। रात को देखें। दूसरा जो सिलेंडर ब्लास्ट की आप बात करें ना, वर्किंग प्लेस पे आजकल ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा। छोटे छोटे होटल्स हैं, रिक्शे हैं, इनके अंदर LPG है और बाकी ऐसे होटल, वहाँ पे ये सब स्टैंडर्डाइज यूज़ हो रहे हैं सिलेंडर। और वहाँ पे कंजस्टेड जगह होती है, बैठे होते हैं 10-10 बंदे इकट्ठे, धमाका हुआ तो आप खुद ही सोचें कितना वो डैमेज करते हैं। और रिसेंटली सबसे ज़्यादा हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो सिलेंडर ब्लास्ट के आ रहे हैं। हम ये सोचते थे कि गर्मियों में बर्न कम हो जाता है, आमतौर पे सर्दियों में लोग गैस जलाते हैं, हीटर जलाते हैं, उससे ज़्यादा ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं है। अब गर्मियों में बर्न ज़्यादा हो गया है सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से। और वी आर सीविंग मच पेशेंट्स इन समर एज कम्पेयर टू विंटर। उसकी वजह भी यही है।
तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ, इसकी लेजिस्लेशन भी है, लेकिन अभी हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना बहुत है। ज़रूरी। सर मैं मानसेरा गई थी, अपना एक मेरा गाना था शाला, उसकी शूट के लिए मैं मेरी बेटी हम लोग वहाँ गए। जिस घर में हम शूट कर रहे थे तो हमें वहाँ पे उस घर में रहना भी था, क्योंकि हमने शादी का घर वर बनाया था, उसको सजाया हुआ था। तो वो ना बताते हैं कि 3 महीने पहले इस घर में तो मातम का घर था। हमने कहा क्या हुआ था इस घर में? कहते हैं कि वो 6 बच्चे सोए हुए थे, सारे के सारे शॉर्ट सर्किट हुआ है तो 6 के 6 बच्चे मर गए। घर में आग लगी, सुबह उठे तो पूरे घर में आग और बच्चे आग में जल के मर गए शॉर्ट सर्किट से। ऐसे ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं। इतनी एहतियात की ज़रूरत है सर। ये जो केसेस आप लोगों के पास आते हैं ना, मैं तो दुआ करती हूँ कि कभी भी आपके पास कोई बर्न का केस ना है। सर बड़ी अच्छी काविश है आप लोग की, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग अपने इदारे में, अपने ओहदे पे रह के। अल्लाह ताला आप लोगों को और इसी तरह से जो है ना अच्छे काम की और हिम्मत दे। और सबसे रिक्वेस्ट करूँगी अपना फिर बहुत ख्याल रखिएगा, ये सेगमेंट ज़रूर देखिए, अपने बच्चों को उठा के दिखाइए, अपनी बेगमात को, अपनी मियाँ को, अपने घर में सबको दिखाइए ज़रूर। वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू अगेन। थैंक यू। We'll see you after a short break.